Good morning, students of class 12. I am going to start your next topic, that is the Coulomb's law. Okay, so I'm writing here Coulomb's law. Coulomb's law. स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जहां कहीं भी दो चार्ज को पुट अप करते हैं, जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का पहला हमने देखा था कि सेम नेचर ऑफ चार्ज को अगर हम किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे पुट अप करते हैं तो उनके बीच एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है। लाइकवाइज जो है हम ये देखे थे कि अपोजिट नेचर के चार्ज को अगर रखते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है स्टूडेंट कि दो चार्ज के बीच फोर्स तो काम कर रहा है, रिपल्सन और अट्रैक्शन, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है, चार्ज के चलते काम कर रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो कूलम्ब्स लॉ जो है मैथमेटिकल फार्मूलेशन होता है उसी इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कि कितना दो चार्ज को अगर एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हम पुट अप करते हैं तो उनके बीच फोर्स काम करेगा। क्लियर है? यानी कूलम्ब्स लॉ गिव्स द मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक force between two charge kept at a finite distance. For example, let us suppose हमारे पास दो चार्ज यहाँ पे हम पुट अप कर रहे हैं, एक चार्ज पॉइंट ए, दूसरा चार्ज पॉइंट बी पे पुट अप कर रहे हैं और ये Q2। तो दोनों का नेचर सेम है। नेचर सेम होने का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो जब नेचर सेम होगा तो Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, Q2 Q1 पे अप्लाई करेगा, यानी रिपल्सन फोर्स काम करेगा। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो कौन सा फोर्स काम करेगा, जरा बता दीजिए। इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, क्योंकि दोनों क्या है, चार्ज। तो चार्ज के बीच में हमारा कौन सा फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होगा कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स Ft। तो इसी मैग्नीट्यूड के बारे में कूलम्ब्स लॉ जो है, कूलम्ब्स लॉ हम लोग देखते हैं इसी मैग्नीट्यूड की, इन दोनों चार्ज के बीच कितना मैग्नीट्यूड काम करेगा, वो मैथमेटिकल फार्मूलेशन हमारा कूलम्ब्स लॉ देखेंगे। तो अब ये होता क्या है, यानी कहने का मतलब ये है कि कूलम्ब्स लॉ हमारा मैथमेटिकल फार्मूलेशन होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का दो चार्ज के बीच, अगर उनको एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हम पुट अप करें। कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, लेट अस सपोज हम दो चार्ज एक Q1 और Q2 को पॉइंट ए और बी पे एक फाइनाइट डिस्टेंस R पे पुट अप करते हैं। यानी यहाँ पे हमारा एक जो है चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज हमारा B Q2, पॉइंट चार्ज है हमारे, और ये कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, R डिस्टेंस से सेपरेटेड। क्लियर है? यानी इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, R, और ये हमारे दोनों किस कंडीशन में है, रेस्ट में है। ये भी हमारा क्या है, रेस्ट है। तो कूलम्ब ने ये बोला कि इन दोनों के बीच में एक हमारा कौन सा फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। पीछे हम देख कर आए कि ये वाला चार्ज इसको इधर फोर्स अप्लाई करेगा, ये वाला इसको। अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो यही कूलम्ब ने बोला कि जो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी Q1 और Q2 के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। यानी Q1 और Q2 के फोर्स प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r², इसके बीच के सेपरेशन पे। ये इक्वेशन 2। तो हम यहाँ से क्या पाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन आई एम राइटिंग हियर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट व्हाट वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। यानी F यहाँ से जब हम निकालेंगे तो यहाँ एक नया कांस्टेंट क्या आता है, जब इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे तो, और ये बराबर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ। चूंकि मैग्नीट्यूड स्टूडेंट कभी भी निगेटिव नहीं रहता है, इसलिए हम इसको जो है किस में पुट अप करते हैं, मॉड में पुट अप करते हैं। तो यहाँ जब आप मॉड पुट अप करिएगा तो मॉड वेक्टर F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन ये हो जाएगा R²। इसको मॉड में लेने का मतलब ये है कि अगर Q1 हमारा निगेटिव रहा, Q2 अगर हमारा पॉजिटिव रहा,
तो हम जब दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमें पॉजिटिव मैग्नीट्यूड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का, ये तो ये कभी निगेटिव होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ आप सबको बताते हैं कि एग्जाम्पल हम जैसे यहाँ पे देते हैं कि यहाँ पे दो चार्ज है स्टूडेंट, एग्जाम्पल के तौर पे एक 2 कूलम का है और यहाँ -4 कूलम का है, और दोनों कितने डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, 2 मीटर पे। तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो हो जाएगा F, वो होगा K इंटू Q1 कितना है, 2 इंटू ये हो जाएगा -4 अपान 2 का स्क्वायर। क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो F बराबर हो जाएगा K इंटू 2 इंटू 4 अपान 4, यानी यहाँ माइनस हम नहीं देते, क्योंकि मैग्नीट्यूड होता है माड में है तो वो पॉजिटिव हो जाए। समझ गए कि नहीं? तो आप सीधे जो है इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 4, तो ये हमारा जो है माड समझेंगे। अब यहां से एक और क्वेश्चन इराइज होता है कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ K, इस कांस्टेंट की वैल्यू K कितना हो, वेयर K इज, यहां हम लिख दे रहे हैं कांस्टेंट। क्लियर है? K डैश हम इसको बनाते हैं क्योंकि आगे जो है समझेंगे K डैश। अब आगे केस इराइज होता है, देखते हैं कौन सा केस है कि इस K की वैल्यू कितनी होगी, K की वैल्यू कितनी होगी ये हमें देखना है। तो देखिए केस वन हमारा है इन फ्री स्पेस, यानी जब Q1 और Q2 के बीच में कोई भी मीडियम नहीं पुटअप किया गया हो, जब वो फ्री स्पेस में पुटअप किए गए हो, तो उस समय हमारा K की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम K की वैल्यू देखते हैं स्टूडेंट उस समय, तो जो K होगा यानी K डैश जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था वो बराबर होता है 1 अपान, वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9, जहां एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या हुआ कि ये एप्सिलॉन नॉट जो है मीडियम की प्रॉपर्टी को बताता है कि जब किसी चार्ज को किसी मीडियम में हम पुटअप करते हैं तो उस समय मीडियम में किस तरह के चेंजेज आ रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी मीडियम में डेवलप हो रही है चार्ज को पुटअप करने, यानी एप्सिलॉन नॉट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मीडियम। ओके, ये एप्सिलॉन नॉट मीडियम पे डिपेंड करता है, आगे हमें देखना है कैपेसिटेंस पे, तो वहां हम डिस्कस कर लेंगे। केस 2, लेट अस से, अब इस समय क्या हो जाएगा, जब K डैश की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इस समय हमारा फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान ये हो जाएगा R। चूंकि ये फ्री स्पेस में है इसलिए हम यहाँ पे एक नॉट लगा देते हैं, F नॉट, यानी F नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन फ्री स्पेस व्हेन देयर इज नो मीडियम बिटवीन Q1 एंड Q2। नाउ केस 2 हम देखते हैं। केस 2 जो है यहाँ पे हम लिख रहे हैं केस 2 में क्या है स्टूडेंट कि अगर हमारा Q1 और Q2 के बीच में एक मीडियम को लाके पुटअप कर दे, तो लेट अस से ये हमारा Q1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, Q2 हो गया, इसके बीच में हम एक मीडियम पुटअप कर रहे हैं, और ये हमारा कौन सा मीडियम है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल लेटर सपोज हम लाके पुटअप करते हैं, जिसका K क्या है जरा बता दीजिए यहाँ पे, K डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस समय जो K डैश की वैल्यू होती है स्टूडेंट वो बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। तो हमारा जो फोर्स होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, जो फोर्स होगा वो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये जो फोर्स है वो कितने है, मीडियम में, जब दो चार्ज के बीच हम क्या पुटअप कर रहे हैं, मीडियम पुटअप। क्लियर है?
यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है, मिटाते हैं, आगे देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट इंटू जो के होता है वो एप्सिला के बराबर, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी ये जो है एप्सिलॉन नॉट इंटू के की जगह पे हम एप्सिला आर पुट, जिसको कि रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो ये हमारा जो है मैग्नीट्यूड हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स का, जब किसी भी दो चार्ज को एक फाइनाइट डिस्टेंस पे पुट अप करते, जो कि हम कूलॉम लॉ से देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये राइज होता है स्टूडेंट कि आखिर में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो आखिर में इस इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन किधर होगा, क्लियर है? तो अब हम देखते हैं यहां पे अब देखते हैं स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स में लेटर सपोज हम दो चार्ज Q1 और Q2 को पुटअप कर रहे हैं, Q1 को A पे और Q2 को B पे पुटअप कर रहे हैं। तो अब इसके बीच हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखना है। तो सबसे पहले हम चार्ज का नेचर देखते हैं कि नेचर क्या है। जैसे इस केस में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब ये देखने के बाद हमें कूलॉम्स लॉ लगाना है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो इसके बीच का सेपरेशन देखते हैं, और वो जो सेपरेशन होता है स्टूडेंट वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब ये है कि A और B को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, जैसे मैं इसको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन से मिला, और ये लेटर से कितने के बराबर है जरा बता दीजिए, R के। अब डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स का, वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये तो हमारा क्या रहा, मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स का। अब यहाँ ये देखते हैं कि कांस्टेंट है, Q1 Q2 स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी, और ये हमारा क्या हो गया बता दीजिए, कांस्टेंट। तो F का जो डायरेक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा जरा बता दीजिए, इस पे डिपेंड करेगा, R से, यानी इसके बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करेगा, जो कि हमारा कौन सा वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मिनिमम डिस्टेंस होता है A और B के बीच, यानी जो F होता है फोर्स का डायरेक्शन, वो इस पोजीशन वेक्टर R या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये तो हमारा बीच का डिस्टेंस और ये मैग्नीट्यूड हो गया। Q1 के चलते अगर कोई Q2 पे पूछे तो एक इसी लाइन के अलॉन्ग में ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, यही हमारा डायरेक्शन देता है F इलेक्ट्रिक फोर्स का, किस पे, 2 पे, किसके चलते, 1 के चलते। क्लियर है? ये हम अगले टॉपिक में देख लेंगे। यानी Q1 के चलते Q2 पे जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, फिर Q2 के चलते जो Q1 पे होगा स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग हम इधर ड्रा करते हैं, यानी Q1 इस पे इधर, Q2 इस पे इधर को सप्लाई। तो ये हमारा डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर हम यहाँ पे एक माइनस Q1 पुटअप कर दिए लेटर से, और B पे जो है प्लस Q पुटअप कर दिए, तो क्या होगा? अब हम जानते हैं कि जब अपोजिट नेचर होगा तो अट्रैक्शन होता है। सो A और B को हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, ये हमारा R हो गया। इसके बीच जो है हमारा फोर्स होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² हो गया। अब ये Q1 Q2 को अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि ये निगेटिव है और ये प्लस। लाइकवाइज
ये जो Q2 है Q1 को इस पॉइंट पे इधर ऐसे अप्लाई करेगा, तो हम ऐसे जो है डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन हम ऐसे दिखाते हैं, Q1 के चलते Q2 पे बाहर, Q2 के चलते Q1 पे बाहर, लाइकवाइज Q1 के चलते Q2 पे अंदर, Q2 के चलते इस पे अंदर। अब जो है हम वेक्टर फॉर्म देखेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। क्या होता है स्टूडेंट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ? लुक, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब ये वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड जो है हम किसके द्वारा इंडिकेट कर रहे हैं, जरा बता दीजिए। कूलॉम्स लॉ ये बोलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां पे हमारा ये Q1 है पॉइंट ए पे, बी पे हमारा जो है Q2 है, और ये इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, R। क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए विच क्वांटिटी, टेल मी, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर है तो इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, और दूसरा क्या होगा जरा बता दीजिए, डायरेक्शन होगा। और मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होता है अभी हम बताएं। जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तो कांस्टेंट है, Q1 Q2 स्केलर क्वांटिटी है, यानी इस फोर्स का डायरेक्शन हमारा इसमें डिपेंड है R पे, जो कि R हमारा A और B के बीच का क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर हम डायरेक्शन के बारे में बात करें कि डायरेक्शन इस F का क्या होगा, तो Q1 हमारा Q2 पे किधर फोर्स अप्लाई करेगा, अभी हम बताए थे इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। Q2 Q1 पे किधर फोर्स अप्लाई करेगा, इधर। यानी ये इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग होता है, इस पॉइंट पे इधर बाहर की तरफ, और इसके चलते इस पॉइंट पे बाहर की तरफ, लेकिन इसी के अलोंग। यानी जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का, यहाँ पे हम लिख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है जरा बता दीजिए स्टूडेंट, डिपेंड्स ऑन वेक्टर R, या यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर A। अब इस वेक्टर R का डायरेक्शन कैसे हम निकालेंगे, तो हम जानते हैं किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन देने का जो काम होता है वो यूनिट वेक्टर का होता है। यानी यहाँ पे अब आप एक यूनिट वेक्टर लगा दोगे, और ये यूनिट वेक्टर स्टूडेंट कितने के बराबर होगा, वेक्टर R अपॉन मॉड वेक्टर R होगा। यानी यही क्या देगा जरा बता दीजिए, गिव डायरेक्शन ऑफ, किसका डायरेक्शन जरा बता दीजिए स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी F का डायरेक्शन देता। तो अब हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे जरा बता दीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स को। तो हम इसको मिटाते हैं, शुरू करते हैं लिखना। देखिए कैसे लिखेंगे, तो यहां से वेक्टर फॉर्म हम जानते हैं कि वेक्टर कितने के बराबर होगा जरा बता दीजिए। अगर A कोई वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर होता है कितने के बराबर होता है, वेक्टर A अपान होता है मॉड वेक्टर A। तो यहां से वेक्टर A कितने के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, मॉड वेक्टर A इंटू A कैप। जहां ये क्या होता है, ये आपका मैग्नीट्यूड होता है, और ये क्या होता है जरा बता दीजिए, डायरेक्शन। इसी तरह अगर हम F को एक वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर F बराबर हो जाएगा मॉड वेक्टर F इंटू R यूनिट वेक्टर, क्योंकि R कैप ही हमारा क्या देता है जरा बता दीजिए, डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन जरा बता दीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स का। यहाँ F ही हम लिख देते। और मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होगा जरा बता दीजिए, मॉड F कितने के बराबर हो जाएगा, ये जो है कूलॉम्स लॉ के द्वारा हम देखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी अगर हम वेक्टर फॉर्म देखें तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या हो जाएगा जरा बता दीजिए, इसको हम मिटाते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ जो होगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिख रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ ये हो जाएगा वेक्टर F
E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। इसी को हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। जहां आर कैप कितने के बराबर है जरा बता दीजिए। वेयर आर कैप जो है वो बराबर होता है वेक्टर आर अपन मॉड वेक्टर आर, और मॉड मतलब मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर आर अपन आर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा बता दीजिए। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान ये हो जाएगा R स्क्वायर इंटू वेक्टर आर अपान मॉड वेक्टर आर, या इसको आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ये हो जाएगा आपका Q2 अपान R क्यूब इंटू वेक्टर आर। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है? किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म। अब यहां पे डायरेक्शन फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन निकाल, तो डायरेक्शन फिर एक बार हम आप सबके सामने रिकॉल करवा दे रहा हूं कि कैसे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन। क्लियर है? तो देखिए यहां पे कहीं भी अगर दो चार्ज पुटअप किए गए हैं तो उनके बीच एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करे। ये Q1 पॉइंट ए पे, बी पे हमारा Q2 हो गया। अब जो है जो F होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ये हमारा जो है मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इट विल बी मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन आर कैप का काम होता है देना, यानी आर कैप हमारा डायरेक्शन दे देगा। तो यहाँ कंप्लीट जो वेक्टर फॉर्म में होगा वेक्टर ए, वो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। अब निकालेंगे कैसे? तो ए और बी के बीच एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर खींच देते हैं, या वेक्टर आर खींच देते हैं, और इस पॉइंट बी पे, चूंकि Q1 के चलते बी पे दोनों सेम नेचर का है तो रिपल्सन होगा, तो इसी लाइन के अलोंग बी पे जो है इधर एक एरो बना देते हैं, और Q2 के चलते लाइकवाइज इस पे इसी डायरेक्शन में एक एरो बना देते हैं। तो ये जो है वो डायरेक्शन ऑफ ए फील्ड, और ये भी क्या है जरा बता दीजिए। डायरेक्शन किसका है? डायरेक्शन जरा बता दीजिए। एफ ई किसके चलते है जरा बता दीजिए। ड्यू टू Q2 किस पे है जरा बता दीजिए। Q1 पे। लाइकवाइज ये किसके चलते हैं? ड्यू टू, ये आपका Q1 है, किस पे है? ऑन Q2। अगर यही एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाए तो हम कैसे निकालेंगे? ये दो चीजें जो है हमें एकदम याद रखना, डायरेक्शन निकालना, क्योंकि जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम इसका यूज देखेंगे। यहाँ पे अगर एक प्लस Q1 चार्ज हो पॉइंट ए पे, और बी पे जो है माइनस Q2 चार्ज हो, तो दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे Q1 Q2 पे। Q1 Q2 को अपने तरफ खींचेगा, यानी डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पे, इसी लाइन के अलोंग। Q2 के चलते Q1 पे इसी लाइन के अलोंग ये इधर।